नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और लेखपाल भर्ती को लेकर के लगातार हमारी क्लासेस जारी हैं। आज हम लोग संविधान की क्लास करेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, यानी कि संविधान में नागरिकों को यानी कि हमें और आपको क्या अधिकार दिए गए हैं और अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो किस प्रकार से हम उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं और क्या किसी दशा में हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीना भी जा सकता है। इन सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर भी मैं अलग से पॉइंट आउट आप लोगों को करता रहूँगा। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में, इस संविधान में टोटल 22 भाग हैं और अगर भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार जो हमें हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों को बताया गया है। अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 3 का संबंध किससे है, मौलिक अधिकारों से, या अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग के तहत आते हैं। इस प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 से 35। तो वर्तमान समय में हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? इन पे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यानी कि वर्तमान समय में संविधान में हमें ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन मूल संविधान में हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो एक मौलिक अधिकार जो कि समाप्त कर दिया गया वो था आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। अक्सर प्रश्न आ जाता है कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 अधिकार थे और वर्तमान समय में 6 प्रकार के अधिकार हैं। मूल संविधान में जो अनुच्छेद आपका 31 था वही था आपका, उसी में था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे वर्तमान समय में एक वैधानिक यानी कि कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया। इस पर हम लोग आगे और चर्चा करेंगे किस प्रकार से क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट हम लोग इस पे आ जाएंगे तो आप लोग के मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा रहेगी कि सर ने 12 और 13 की तो बात की नहीं। तो थोड़ा सा एक बात करते हैं अनुच्छेद 12 व 13। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है कि आखिर स्टेट, राज्य है क्या, है ना, राज्य है क्या। क्योंकि जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो सब आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। राज्य के विरुद्ध यानी कि राज्य सरकारों के विरुद्ध प्राप्त हैं। भाई हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीनेगा कौन? छीनेगा। हमें संरक्षण दिया गया, किससे संरक्षण दिया गया? चीन से, पाकिस्तान से? नहीं ना, हमारी अपनी सरकार से। यानी कि अगर हमारी सरकार कहीं इतनी निरंकुश हो जाए कि हमारे जो बेसिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, है ना, उन्हीं को हमसे छीन ले तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे जिएंगे? ऐसा ना होने पाए इसलिए संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को रखा, है ना। तो यहाँ पे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो किसके विरुद्ध हैं? वो राज्य के विरुद्ध हैं, सरकार के विरुद्ध हैं। यानी कि सरकार कितनी भी निरंकुश हो जाए, कितनी भी अत्याचारी हो जाए, लेकिन हमसे ये बेसिक चीज हमसे नहीं छीन सकती। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, जल्दी आपको बुक्स में नहीं मिलता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 13, है ना। अनुच्छेद 13 भी जल्दी पूछता नहीं है। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि जो आपके पूर्व में बनाए गए कानून हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं आईपीसी की धारा है, जो आपकी जो भी हम क्राइम सुनते हैं, मर्डर हो गया या किडनैपिंग है या जो कुछ भी, यानी जो भी हमें सजाएं दी जाती हैं वो आईपीसी की धाराओं के तहत दी जाती हैं। आईपीसी 1860 में आया और इम्प्लीमेंट हुआ 1862 से, 1860-1862। और संविधान कब बना है? संविधान बन के तैयार 26 नवंबर 1949।
इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। यानी कि जो आईपीसी की धाराएं हैं वो 1860 और संविधान बनके तैयार हुआ 1950। काफी डिफरेंस है। यानी कि बहुत से ऐसे कानून हैं आज भी वर्तमान समय में भी जो कि अंग्रेजों के समय के हैं, यानी कि संविधान बनने से बहुत से पहले के हैं। तो अनुच्छेद 13 जो है वो ये कहता है कि अगर पूर्व का बना हुआ कोई कानून संविधान के दायरे में आता है, संविधान के रास्ते में आता है, तो वो उस हद तक शून्य मान लिया जाएगा, वो उस हद तक शून्य मान लिया जाएगा जिस हद तक वो संविधान का उल्लंघन करता है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे देश में संविधान क्या है? सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर पूर्व का बना हुआ कोई कानून हमारे संविधान के किसी भी नियम का, किसी भी कानून का उल्लंघन करता है या उसके रास्ते में आता है, तो वो उसको उस हद तक शून्य मान लेंगे जिस हद तक वो संविधान का उल्लंघन करता है। जैसे ही उसका रास्ता अलग होता है, संविधान का रास्ता अलग होता है, निश्चित तौर पे वो अपनी जगह काम करेगा और संविधान अपनी जगह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें आईपीसी की धारा 377, आईपीसी 377 काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी कि आईपीसी धारा 377 किससे संबंधित है? तो अप्राकृतिक तौर से जो हमारे रिलेशंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं समलैंगिकता, है ना, उन पे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो आईपीसी की धारा है उसके तहत समलैंगिकता जो है वो कानूनी अपराध है, और वही हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और इसी में आप देखिए कहीं आपको मिल जाएगा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी संविधान हमसे बोल रहा है कि आप स्वतंत्र हो, और आईपीसी की धारा बोल रही है कि नहीं, समलैंगिकता क्या है? एक अपराध है, अगर आप ये गैर कानूनी है, सजा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो आईपीसी की धारा 377 है वो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो प्रावधान है, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके रास्ते में आ रहा है। जब ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, इसका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, काफी चर्चा में रहा, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, ठीक है, कि स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि हम और आप स्वतंत्र हैं, आदमी है, आदमी से प्यार करना चाहिए, है ना। यानी कि हम कोर्ट ने समलैंगिकता को क्या किया, यानी कि आईपीसी की धारा को उस हद तक शून्य मान लिया कि आप स्वतंत्र हैं, आप एक आदमी आदमी से शादी कर सकते हैं, एक औरत है औरत से कर सकते हैं, है ना। यानी कि इस चीज को खत्म किया, खत्म नहीं किया। यहाँ पे ये चीज पॉइंट होना, कुछ लोग कमेंट करेंगे बाद में, ठीक है, अच्छी बात है, करिए कमेंट, आप लोग इंतजार रहता है कमेंट करने का। इसे समाप्त नहीं किया गया, बल्कि उस हद तक इसको शून्य कर दिया गया कि भाई हम यहाँ पे समलैंगिकता को उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ठीक है, समलैंगिकता चलेगी, लेकिन समलैंगिकता के अलावा भी आपके 377 में कुछ और चीजें हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अप्राकृतिक यौन संबंध। अक्सर सुन लेते हैं न्यूज़पेपर में, बड़ा गंदा लगता है आपको भी हमें भी, कि कोई बकरी है, कोई गाय है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो ये तो आज भी बैन है। अगर इस प्रकार से वो भी क्या, वो भी आपके आईपीसी 377 में है, यानी कि यहाँ पे आपकी आईपीसी 377 काम करेगी, है ना। लेकिन जो हमारी स्वतंत्रता है वहाँ पे अब इसको कह सकते हैं कि वहाँ तक उसको शून्य कर दिया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका अनुच्छेद 13 है ना, जल्दी एग्जाम में आता नहीं है लेकिन काफ़ी कारगर है, ठीक है। यानी पूर्व का बना हुआ कोई कानून अगर संविधान के दायरे में आता है, संविधान के किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो हम उसे उस हद तक शून्य मान लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और चर्चा करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। समानता का अधिकार, जो कि हमारा पहला मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, है ना। तो नाम से क्लियर है, समानता का अधिकार। हमारे देश में सभी लोग समान हैं, वो कोई भी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, ठीक है। किस समान, किसके समान है? कानून के समझ समान, ठीक है। तो जो आपका अनुच्छेद 14 है, मैं यही लिख देता हूं अनुच्छेद 14। तो आपका अनुच्छेद 14 जो है वो आपको समानता का अधिकार देता है, किसके? विधि के समझ समानता, कानून के समझ समानता, यानी कानून के समझ हम सभी क्या हैं? समान हैं, है ना। यहां पे एक चीज मैं बता दूं कि कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जो कि कह सकते हैं कि इसका उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन तो कहना गलत होगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इससे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, है ना। ये सारे जो पद हैं ये कहीं ना कहीं इसके दायरे से बाहर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उनको हम बाहर रख सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक छोटा सा इंसिडेंस था कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, अन्ना हजारे जी आंदोलन कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने मंच पे फोटोज़ लगाई हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,
या राष्ट्रपति जो समय प्रणब मुखर्जी थे या अन्य चीज़ों की, अन्य जो उस समय के मंत्री थे उनकी फ़ोटोज़ लगाई गई थी। तो उसमें तुरंत मीडिया में ये चीज़ हुई कि भाई जो राष्ट्रपति हैं, है ना, वो उनकी फ़ोटो वहाँ पे लगाना उनकी गरिमा के खिलाफ है। और तत्काल प्रभाव पे जो अरविंद केजरीवाल उस समय थे उन्होंने उनकी फ़ोटो को वहाँ से हटाया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पद पे रहते हुए उनको तब तक हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि अगर देश का राष्ट्रपति कुछ गलत कर भी देता है तो हम तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। सबसे पहले उसको पद से हटाना होगा और इसके बाद में उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो हमारे साथ होगी, आपके साथ होगी या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ होगी। तो अनुच्छेद 14 में समानता दी गई है, विधि यानी कि कानून के समक्ष समानता। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? यहाँ भी निश्चित तौर पे चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, 14 से 18 तक केवल समानता की बात की गई है। 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थल, यानी कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आप हिंदू मुसलमान हो, लिंग के आधार पे आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, या जन्म स्थल के आधार पे कि आप यूपी में पैदा हुए हो, आप जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हो, इन आधार पे हमारे देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, जन्मस्थल और लिंग के आधार पे जो भेदभाव है नहीं होगा, अर्थात समानता रहेगी। इसके बाद अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 16 में कहा गया कि सरकारी या यूं कहें लोक नियोजन के पदों पर अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता। लेकिन यहीं पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आरक्षण जो आप देखते हैं, आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो भी अनुच्छेद 16 में ही दिए गए हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि आरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है तो आप वहां पे 16 ही टिक करेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? छुआछूत को प्रतिबंधित करता है, यानी कि छुआछूत को जो अनटचेबिलिटी है ना, अस्पृश्यता जिसको बोलते हैं, ये हमारे देश में नहीं होगी। सभी लोग समान हैं संविधान के लिए दायरे में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 18। ये आपका अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत करता है। जैसे कि हमने देखा मुगल काल या अंग्रेजों के समय में विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी और उन उपाधियों को उस समय के लोग खरीदते थे, परचेज करते थे, है ना, ताकि समाज में उनकी गरिमा बढ़े, उनका रुतबा बढ़े। तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था वर्तमान में तो आपको दिखती नहीं, ना मुझे तो दिखती नहीं है, ना आपको दिखती होगी। तो ये उपाधियों का अंत है। हमारे देश में क्या सब लोग इक्वल हैं, किसी के पास कोई उपाधि नहीं है, कोई विशेष नहीं है, हम सब भारतीय हैं। ओके, जैसे कि आपने देखा ना कि सार्जन की उपाधि दी गई, ये उपाधि दी गई, तो इस प्रकार किसी भी उपाधि को जो है वो हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में मान्यता नहीं है। अक्सर आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा कि भाई देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी उच्च पद पे व्यक्ति जो है, चाहे कोई एक्टर हो या क्रिकेटर हो, वो लोग जाते हैं, उनको मानद उपाधि दी जाती है, तो वो उपाधियाँ कैसे स्वीकार करते हैं, है ना। तो वो उपाधियाँ कम, सम्मान ज़्यादा होता है। और फिर कोई भी उपाधि अगर कोई भी हमारे देश का मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी है, मान लो अमिताभ बच्चन हैं, अगर वो किसी दूसरे देश की मानद उपाधि प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले उनको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है ना, क्योंकि हमारे देश में किसी प्रकार कोई उपाधि का प्रावधान नहीं है। हाँ, इस पर एक डिस्प्यूट भी हुआ था और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है आपके यूपीएसआई में, आई थिंक 2012 जो आपका था 14 वगैरह में, उसमें पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे देश में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक प्रश्न आया कि भाई भारत रत्न, आपने किसी एक व्यक्ति को उठा दिया, ठीक ना, आपने किसी व्यक्ति को लिया और उसको आपने भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया, यानी कि वो भारत का रत्न है, कहीं ना कहीं वो हम सबसे अलग हो गया, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के एक डिस्प्यूट आया कि ये जो पुरस्कार हैं ये वास्तव में उपाधियाँ ही तो हैं। एक तरफ संविधान का अनुच्छेद 18 हमको बोल रहा है कि किसी प्रकार की उपाधि नहीं होगी, और दूसरी ओर हम पद्मश्री, भारत रत्न, ये आपके जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र वगैरह, ये सब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम डिफेंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के डिस्प्यूट हुआ। और जैसा कि आपको मालूम है कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का स्रोत किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिन लोगों ने संविधान को बनाया, अब वो तो हमारे बीच आएंगे नहीं बताने के लिए कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है।
तो स्पष्ट संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो संविधान की व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा, यानी कि किस चीज़ का क्या मतलब निकाला जाए, क्या अर्थ निकाला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो निश्चित तौर पे जब कोई डिस्प्यूट हुआ, डाउट हुआ, तो कहाँ पे गए? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हम लोग गए और सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदे इसमें सुनवाई की, काफ़ी समय लगा। आपको याद भी होगा कि आपके जो भारत रत्न है वो आपको 1954 में स्टार्ट हुए थे, 1954 में ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे, लेकिन 1978 के आसपास जाकर के 1978 में लास्ट दिया गया था। इसके बाद में वो बैन कर दिए गए, रुक गए, ठीक ना। और लास्ट में आपका जो पुनः स्टार्ट हुआ था वो आपका 1980 में हुआ, है ना। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया था कि पुनः शुरू होने के पश्चात सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, है ना। तो उसका आंसर था आपका मदर टेरेसा, है ना। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था। तो ये बैन, ये जो बीच में बैन रहे, ये इसीलिए बैन रहे क्योंकि जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और कहा कि ये जो आपके पुरस्कार हैं ये कोई उपाधियां नहीं है, ये उपाधियां नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्रकार से समाज में एक सद्भावना लाने के लिए, अच्छे विचार लाने के लिए, लोगों को अच्छा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। यानी कि किसी ने अच्छा किया, जैसे आपने कुछ अच्छा किया और आपके टीचर ने बोला कि वेल डन यार, बहुत बढ़िया तैयारी किया आपने, बहुत अच्छे रिस्पांस किया, तो आपका मनोबल बढ़ता है। यानी कि ये पुरस्कार, ये उपाधियां नहीं है, ये आपके मनोबल बढ़ाने के लिए हैं, है ना। तो इनको उपाधि, सुप्रीम कोर्ट ने उपाधियां नहीं माना, बोला नहीं, इस प्रकार के जो भी पुरस्कार हैं वो उपाधियां नहीं हैं। और अगर उपाधियां नहीं हैं तो फिर कंटिन्यू जैसे दिए जा रहे हैं वैसे दिए जाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ जरूर कही है कि जिस भी व्यक्ति को ये पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, वो अपने नाम के आगे या पीछे इस चीज़ का जिक्र नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर को मिला, तो सचिन तेंदुलकर ये नहीं लिख सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक क्या है, आपको मनोबल बढ़ाया गया, ना कि वो आपका एक प्रकार से उपाधि है। आप एज ए उपाधि उसको यूज नहीं कर सकते हो। अक्सर न्यूज़पेपर हमने लिखा देख लिया होगा, बट वो वैलिड नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 को हम लोगों ने फिनिश कर लिया। इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स थे वो आपके पास हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 इंपॉर्टेंट है। अक्सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका अनुच्छेद 19A, यानी कि अब ए क्यों बोला, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं वो हमें 6 प्रकार के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमें संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, ऑप्शन होगा 3, 5, 6, 7, तो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, है ना। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 19A, मैं यही लिख देता हूं 19A। यह है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, यानी कि इसके तहत जो है आप स्वतंत्र हैं। देखते हैं हमारे देश में जिसका जो मन आया, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ कहीं जो मन में लिख दिया, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद लिखना है, हम अपने देश में लिख सकते हैं, क्यों, अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। खैर जो भी है, इसी में आपका है मीडिया, प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, यानी कि उनकी भी स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19A में ही कहा गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी और अन्य चीज़ें। B, C, D और E और F भी हैं, जिसमें अन्य प्रकार की आज़ादियाँ आपको दी गई हैं, ताकि हम कहीं भी संपूर्ण भारत में निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं, किसी भी व्यवसाय को अपना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप लोहार हैं तो आप लोहे का काम करेंगे, बढ़ई हैं तो आप लकड़ी का काम करेंगे, ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं है। यानी कि किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, है ना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सर ने बोला कि व्यवसाय की आज़ादी है तो आज से मैं स्मगलिंग चालू कर दूंगा, व्यापार है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यानी कि ये सारे जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये कहीं ना कहीं जाके सीमित हो जाएंगे। मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे जाके आपके मौलिक अधिकार सीमित हो जाएंगे। जैसे नहीं, सर ने कहा वो तो ठीक है, बिजनेस है, ठीक ना, प्रोस्टिट्यूशन भी तो एक बिजनेस है, लेकिन वो बैन है ना। तो कहीं ना कहीं वो जाके आगे प्रतिबंधित होगा, कहाँ पे किस हद तक जाके होगा उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 19, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, यानी कि अगर आपके दोष सिद्धि हो जाती है तब भी, यानी कि आपने कोई क्राइम किया, आपने गलत किया समाज में, लेकिन इसके बाद भी जो आप जो कैदी हैं, ठीक ना, जो जेलों में, उनके भी कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों को अनुच्छेद 20 में कहा गया। दोष सिद्धि के संदर्भ में कह सकते हैं कि अधिकार, क्या क्या अधिकार, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चर्चा करें तो
एक ही यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक ही प्रकार का या अपराध करता है, यानी कि वही जो आपने सुना होगा ना अक्सर कि चाहे एक मर्डर करो चाहे 100 करो, सजा तो एक ही बार होनी है। तो वही चीज़ में कही गई है कि चाहे अगर आप सेम प्रकार के अपराध करते हैं तो आपको सजा केवल एक बार ही दी जाएगी। या जैसे कि इसमें यह भी कहा गया है कि जिस समय जो घटना घटी, जो अपराध हुआ, संविधान में या कानून में उसके लिए जो सजा है वही दी जाएगी। आई थिंक कुछ क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के 2012 में घटना घटी दिल्ली में, निर्भया कांड, सभी लोग जानते हैं, है ना। तो उस समय रेप के लिए या उस घटना के लिए जो सजा का प्रावधान था, है ना, 376 आईपीसी की धारा, आईपीसी 376, यानी कि 376 में, आईपीसी 376 में उस समय जो भी प्रावधान था सजा का, वो प्रावधान, उसी प्रावधान के तहत उनको सजा दी जाएगी, है ना। यानी कि अगर कोई घटना घटी है और बाद में उसकी सजा को कम कर दिया गया है, बाद में उसकी सजा को बढ़ा दिया गया है ना, तो उसका उस मुकदमे पे या उस व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाद में सजा कम कर दी गई तो उसको सजा कम नहीं मिल सकती, बाद में बढ़ा दी गई तो उसकी सजा बढ़ाई नहीं जा सकती। जिस समय घटना घटी, यानी कि आज 302 अगर कोई मर्डर करता है तो जो सजा का प्रावधान है, ठीक है, वही सजा उसको मिलेगी। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि मुकदमे हमारे देश में काफ़ी सालों चलते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इस बीच में कोई परिवर्तन हो गया तो क्या वो परिवर्तन इंप्लीमेंट होगा? नहीं होगा, है ना, वहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के इसमें बात की गई है। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपके यूपीएसआई का ही क्वेश्चन वो भी है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से कौन सा अनुच्छेद रोकता है। अभी 2017 में ही आपका था, तो यही आपका अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से रोकता है। यानी कि अक्सर देखा होगा ना कि पुलिस वाले जो है ज़बरदस्ती आपसे कुछ बुलवा लेते हैं, है ना, बाद में जाके कोर्ट में वो इंसान डिनाई कर देता है, मूवीज़ में होता है ना। तो यही आपका अनुच्छेद 20 ही है। यानी कि अनुच्छेद 20 जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से रोकता है, ठीक ना। आप अपने खिलाफ गवाही आपकी जो है वो मान्य नहीं होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 21 पे आते हैं। तो अनुच्छेद 21 ये क्या है आपका? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम लोग बोलते हैं जीवन का अधिकार। ध्यान रखिएगा, मैं सारे टर्म्स इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। मैंने बोल दिया यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और वहाँ पे पूछ दिया कि अनुच्छेद जीवन का अधिकार, तो जो जीवन का अधिकार है वही आपका अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक अधिकार वही आपका 21, ठीक ना। अब कुछ अगर परिवर्तन है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एक्चुअली ये जो आपका था प्राण, चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हम लोग, थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पे कि प्राण एवं दैहिक, एक्चुअली वो था पहले आपका जीवन का अधिकार, लेकिन 1976 में इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी के समय, और उस समय आपके जो कह सकते हैं कि नियम कानून तो उसमें काफ़ी व्यापक परिवर्तन किए गए और उसी के तहत एक काम किया गया कि बड़े व्यापक स्तर पे अभियान चला करके नसबंदी की गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा शरीर है ना, उस पर हमारा खुद का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 21 जो है वो मैं दैहिक आज़ादी, प्राण एवं दैहिक आज़ादी देता है। यानी कि देश में कैसी भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, लेकिन सरकार हमसे हमारा जीवन नहीं खरीद सकती, सरकार हमसे हमारे शरीर से, यानी जो हमारे देह है उससे कुछ ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती, ठीक है। यानी कि सरकार ये नहीं बोल सकती नहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, चलो 1 लाख लोगों को गोली मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि जीवन का अधिकार हमारे पास है, प्राणों का अधिकार है, ठीक है। हमारा शरीर है, जैसे 1975 में हुआ जो आपकी आपातकाल का समय था, उस दौरान ये किया गया, तो उसके बाद में ही संशोधन किया गया कि उसमें प्राण के साथ साथ दैहिक शब्द जोड़ दिया गया। दैहिक मतलब देह, शरीर, कि जो हमारा शरीर है उस पर भी हमारा अधिकार है, हम अगर चाहेंगे तो करेंगे। ये नहीं कि युद्ध हो गया तो ज़बरदस्ती आपको उठा के बॉर्डर पर भेज दिया, नहीं भाई युद्ध हो गया है आपको लड़ना है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो आपका अनुच्छेद 21, इसी में आपका थोड़ा संशोधन हुआ, अनुच्छेद 21A आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या है? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधित है। ये आपका संविधान में संशोधन हुआ 86वां, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 86वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2002 में, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 में ही एक टर्म जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21A, और इसके तहत व्यवस्था की गई 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए। ओके, और इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में आपका दिया गया है
बंदी संरक्षण, ठीक है, यानी कि जो बंदी है उनके जो संरक्षण, उनके क्या क्या अधिकार हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी को गिरफ्तार पुलिस कर रही है तो पहले उसके कारण बताएगी, है ना, ये आपका अधिकार है। अगर हमें गिरफ्तार किया जाए तो हम पूछ सकते हैं आखिर क्या रीजन है ना। दूसरा, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये मेरा अधिकार है कि मैं अपना मनपसंद वकील कर सकता हूँ, है ना। ये सब क्या है, अनुच्छेद 22 ये क्वेश्चन से पुटअप करेगा, ठीक है, कि आपको अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 22 में कहा गया है ना। या किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो इसका मौलिक अधिकार है कि 24 घंटे के भीतर, आने जाने में जो समय लगे उसको हटा करके 24 घंटे के भीतर जो भी सक्षम न्यायाधीश है, न्यायालय है, वहाँ पे बंदी को उपस्थित कराएं, मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाएं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं होती, अक्सर देखते हैं हम लोग, पुलिस वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं, 3 दिन तक लॉकअप में रखते हैं, चौकी थाने में बनाए रखते हैं, ठीक है, वो पूर्णतः गलत है। अगर नियमता हम लोग देखें तो 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को जो भी आपका सक्षम मजिस्ट्रेट है, नज़दीकी मजिस्ट्रेट है, उसके समक्ष उपस्थित करना होगा, है ना। ये सब किस में कहा गया है, ये सब अनुच्छेद 22 में कहा गया है, ठीक है। यानी कि आप स्वयं के विरुद्ध आप अपना मनपसंद वकील कर सकते हैं, है ना। आपको 24 घंटे के भीतर सक्षम जो मजिस्ट्रेट होगा, न्यायाधीश होगा, उसके समक्ष उपस्थित करना होगा। ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार भी समाप्त कर लिया, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक आज की क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या हमसे मौलिक अधिकार किसी दशा में छीने भी जा सकते हैं, क्या ऐसी भी दशा आ सकती है कि हमसे हमारे मौलिक अधिकारों को सरकार छीन ले, और क्या अगर हमारे मौलिक अधिकार चले जाते हैं या हमसे कोई छीन लेता है तो क्या पुनः हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, अगर प्राप्त कर सकते हैं तो उसका प्रावधान, उसका प्रोसीजर क्या है। इन सभी विषयों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।